हेलो, मैं हूं श्रीमंत और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुई है। इसका पूरा घटनाक्रम और पूरी विकास यात्रा को हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारी हिंदी भाषा को हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के रूप में भी जानते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम हिंदी भाषी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें कि जिस प्रकार से जो जलधारा है वो निरंतर गतिशील है, बढ़ रही है, ठीक इसी प्रकार हमारी भाषा भी जो है वो निरंतर गतिशील है। कोई अगर उसे बलपूर्वक रोकना भी चाहते हैं तो वो नहीं रोक पाएंगे, उसकी बंधन को तोड़कर वो जलधारा आगे निकल जाती है। उसी प्रकार हमारी भाषा जो है वो भी आगे बढ़ जाती है। तो इसके प्रत्येक बुलेट को हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि भाषा जो है वो चंचल है। भाषा की नदी की धारा की तरह चंचल है, वह रुकना नहीं जानती। यदि कोई इसे बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो उसके बंधन को तोड़ आगे निकल जाती है। ये जो है उसकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। सही बात है, इसकी जो प्रकृति है उसे कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, अगला बुलेट में आते हैं। भारत एक प्राचीन देश है। सही है कि भारत हमारी जो है बहुत प्राचीन देश है। यहाँ के जो लोग हैं वो भिन्न भिन्न कालों में विभिन्न भाषाएं बोलते और लिखते आए हैं। सही बात है, पहले हम लोग अपनी जो भाषा थी प्राकृत और अवहट और पाली, इस प्रकार से की भाषाओं का हम प्रयोग करते आ रहे हैं। लेकिन अब जो हमारी भाषा है खड़ी बोली बोल सकते हैं, जो हमारी हिंदी भाषा, मराठी भाषा, हम क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। बहुत सारी भाषाओं का हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें विभेद हो गया है। आते हैं नेक्स्ट बुलेट में। नेक्स्ट बुलेट में आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर पंक्ति को डाला गया है यहाँ पे कि 4 कोस में पानी बदले। सही बात है, पानी का बदलाव यानी पानी का जो टेस्ट है, उनकी जो स्वाद है वो हर 4 कोस में बदल जाती है। उसी प्रकार वाणी जो है, जो भाषा की बोली है, वो भी हर 8 कोस में बदलती रहती है। ये भी एक स्वाभाविक प्रकृति है भाषा की। ठीक है, अगला पंक्ति में आते हैं, अगला बुलेट में आते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि संस्कृत जो है इस देश की सबसे पुरानी भाषा है। सही बात है, जब हमारे हड़प्पा सभ्यता यानी कि 3500 से 2500 या 1500 ईस्वी तक आप पकड़ सकते हैं, जो 20 साल तक 2000 साल तक का जो घटनाक्रम चली थी हड़प्पा सभ्यता का, उसके बाद जो आर्य समाज का जो आगमन होता है, उन्हीं आर्य समाज द्वारा ही हमारी संस्कृत भाषा का आगमन होता है। उनके साथ ही संस्कृत भाषा का आगमन होता है, जिन्होंने 4 मुख्य वेदों की रचना किए हैं। ठीक है, जिसकी व्यवहार जो है हमारे पुराने ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों ने समय समय पर किया है। इसका प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। संस्कृत को आर्य भाषा, देव भाषा भी कहते हैं। कहा जाता है जो संस्कृत भाषा है इसको देव भाषा भी कहते हैं। देव भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि संस्कृत के सारे आपके जितने सारे वेद, उपनिषद, ग्रंथ, महाभारत, रामायण, अधिकांश अगर देखा जाए तो वे संस्कृत भाषा के ही देन हैं और संस्कृत भाषा से ही लिखी गई है। इसलिए जितनी सारी ग्रंथों की रचना की गई है वो देवों के बारे में उनके विचारों को ही उल्लेखित किया है, और जिस भाषा में उल्लेखित किया गया है वो सामान्य तौर पर संस्कृत भाषा का ही प्रयोग लाए हैं, जिस कारण से संस्कृत भाषा को जो है देव भाषा या आर्य भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे एक घटनाक्रम को दर्शाया गया है और इस घटनाक्रम के माध्यम से आप बारीकी से समझ सकते हैं कि इनको जो है मुख्यतः 3 कालखंडों में विभाजन किया गया है। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। पहला है प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और तीसरा आपका आधुनिक काल। ठीक है, प्राचीन काल का समय यहाँ से दिया गया है 1500 से 500 ईस्वी तक। मध्यकालीन का समय आप देख सकते हैं 500 से 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक काल का जो समय है वो 1000 ईस्वी से अब तक का। जो आप मध्यकालीन देख रहे हैं गौतम बुद्ध का, वो गौतम बुद्ध का जो घटनाक्रम है 500 ईस्वी के बाद से हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मध्यकालीन
भाषा में हुई है, और उस मध्यकालीन भाषा में जो प्रयोग हुआ था उसमें आपका पाली और प्राकृत दो मुख्य भाषाओं का प्रयोग किया गया था। और उसी पाली और प्राकृत भाषाओं के बाद से अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का भी जो विस्तार है वो भी बढ़ने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस शाखा के माध्यम से मैं आपको बारीकी से और अच्छा से समझाने का प्रयास करूंगा कि जो हिंदी भाषा का जो उद्भव क्रम है इसको 3 खंडों में बांटा गया है। मैंने उपयुक्त जो आपने चार्ट को देखे सेम चीज़ वही आपको इस शाखा में दिखाया गया है कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये 3 घटनाक्रम है और इसका जो समय है इसका भी निर्धारण कर दिया गया है। यानी 1500 से लेकर 500 ईस्वी तक, उसके बाद 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, यानी कि 1000 ईस्वी तक, और यह 15 ईस्वी पूर्व, ये ईस्वी ईसा मसीह के पहले का, थोड़ा नोट ध्यान दीजिएगा कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ठीक है, और इधर 1000 ईस्वी से अब तक का जो घटनाक्रम है इसको दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम प्राचीन काल को अगर देखें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक वैदिक काल और एक लौकिक संस्कृत, एक वैदिक और एक लौकिक। ठीक है, उसी प्रकार से मध्यकालीन को अगर देखें, मध्यकालीन जो है पूरी तरह से लास्टली अगर अंतिम रूप में अगर देखें तो यह हमारे आधुनिक काल से मेल जोल खा जाता है। तो इसको हम मध्यकालीन को समझने का प्रयास करते हैं। मध्यकालीन को जिस कालखंडों में बांटा गया है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, यानी लगभग 1500 साल का, उस 1500 साल को इस यहाँ भी आपको 500 साल का अंतर के साथ विभाजन किया गया है। देख सकते हैं, सबसे पहले पाली प्राकृत का प्रयोग किया गया, उसके बाद जो 0 से 500 तक का अलग अलग प्राकृतिक का प्रयोग किया गया, जो यहाँ पर नोटिस किया गया, शौरसेनी, पेशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। ये जो है आप ये मत सोचिए कि अपने से कोई नाम दे दिया गया है। हमारे जब मगध साम्राज्य का जो स्थापना हुई थी उस समय 16 महाजनपद बनाए गए थे। उन महाजनपदों के आधार पर, यानी उस क्षेत्र के आधार पर इस भाषा का नाम दिया गया है। शौरसेनी उस समय का एक महाजनपद था, उसके नाम के आधार पर प्राकृतिक नाम दिया गया। पेशाची भी नाम दिया गया था। महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र से था। अर्धमागधी ये भी था। पेशाची जो था ये जम्मू कश्मीर में था। अर्धमागधी जो था वो आपका शौरसेनी और पेशाची के बीच का मध्य का भाग है, और जो मागधी है वो आपका बिहार है, जो आप जानते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राकृत भाषा को 5 कालखंडों में, 5 क्षेत्र के आधार पर इसको विभाजन किया गया। अंतिम रूप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा दिया है कि समकालीन में है शौरसेनी, पेशाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्र, अर्धमागधी, मागधी। इसके आधार पर भी इसमें भाषा को दिया गया। देख सकते हैं शौरसेनी में जो है आपका, शौरसेनी जो है पश्चिमी हिंदी राजस्थानी। मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पे, शौरसेनी जो है यहाँ पर देख सकते हैं, शौरसेनी अपभ्रंश जो है, यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो दौर चला था 500 साल का, इसी में आपका शौरसेनी अपभ्रंश आता है। मतलब अपभ्रंश का ही सारा चीज़ आता है। मतलब यहाँ आपका पाली प्राकृत था, यहाँ भी प्राकृत हुआ, जबकि यहाँ आपका प्राकृति में ही है, लेकिन ये अपभ्रंश में बदल गया। और यही अपभ्रंश जो है शौरसेनी अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्र अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, इस तरह से इनका क्षेत्र के आधार पर अपनी भाषा का विस्तार माना गया है। और यही शौरसेनी अपभ्रंश जो हम यहाँ पर नोटिस कराए हैं पश्चिमी हिंदी, यही पश्चिमी हिंदी जो है आप यहाँ पर ब्रज भाषा के रूप में, कन्नौजी के रूप में, बुंदेली के रूप में, बांगरू के रूप में और खड़ी बोली हिंदी के रूप में देख सकते हैं। और यही खड़ी बोली आज हम अपनी हिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर वही नोटिस कराया गया हमारे इस तीसरे शाखा में, जो हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वो इसी खड़ी बोली का ही भाग है। यानी हम जो हिंदी बोलते हैं वो खड़ी बोली का ही एक भाग है। ठीक है, मैं इस चार्ट को फिर से एक बार समझाने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहले हिंदी भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें आपका 1500 साल का डिस्टेंस के साथ बनाया गया है। उसके बाद आर्य भाषा आता है, आर्य भाषा के बाद आपका मध्यकालीन आता है, मध्यकालीन के बाद आपका आधुनिक काल आता है। मध्यकालीन को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसी में आपका जो तीसरा काल है, यानी 500 से 1000 ईस्वी के बीच में आपका शौरसेनी अपभ्रंश, यही शौरसेनी अपभ्रंश से आपका पश्चिमी हिंदी का विकास होता है। और यही पश्चिमी हिंदी आपका ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू के साथ
खड़ी बोली हिंदी का विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला पेज में। इस पिक्चर में भी आपका ऊपर में मैंने जो डिस्कस किया उसी में दिया गया है कि सबसे पहले संस्कृत का विकास होता है, फिर पाली का विकास होता है, फिर प्राकृत का विकास होता है, फिर अपभ्रंश का विकास होता है, और इस प्रकार से उसके बाद हिंदी का विकास होता है। इस प्रकार से हमारी जो हिंदी भाषा है इसकी विकास यात्रा आगे भी बढ़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी जो विशेषताएं हैं इस विशेषताओं को हम थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है यहाँ देख सकते हैं, यह भाषा बोलचाल की नहीं। सही बात है, जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा से जो पहली भाषा थी वो बोलचाल की नहीं थी। ठीक है, वो साहित्यिक थी। दूसरी भाषा है कि यह विद्वानों और मनुष्य की, ये तब की बात है जब हमारी भाषा हिंदी का विकास नहीं हुआ था, यानी उस समय हमारी जो भाषा थी वो संस्कृत की भाषा थी, और संस्कृत की भाषा के लिए थोड़ा शिक्षित होना जरूरी था, और वो किसी आम जनों के लिए बोलचाल की नहीं थी। ठीक है, तो यह भाषा उस समय की जो भाषा की बात की जा रही है वो बोलचाल की नहीं थी, वो साहित्यिक थी, विद्वानों और मनुष्यों की थी, यानी कि अच्छे विद्वानों की थी। इसे लौकिक संस्कृत भी कह सकते हैं, लौकिक और परलौकिक या अलौकिक बोल सकते हैं। ये लौकिक संस्कृत मतलब आपका अध्यात्म से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट बुलेट में आप देख सकते हैं कि रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि की रचना जो हुई है इसी संस्कृत भाषा से हुई है, और ये जो काल थी वो प्रथम काल थी आपका, यानी प्रथम जो आर्य भाषा काल का घटनाक्रम है उसको दर्शाया गया, यानी रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण जितने सारे हुए थे यानी उसी काल में बनाया गया था, यानी लिखा गया था। नेक्स्ट बुलेट में आप देख सकते हैं पहले आर्य जो थे, आर्य एक समाज है, आर्य जो थे वे विद्वान माने जाते थे, और उन्होंने ही संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार किया है। तो वे सबसे पहले पंजाब में इंटर किए। पंजाब में इंटर करने के बाद धीरे धीरे वे पूरब की ओर बढ़ते गए, और धीरे धीरे उनका विस्तार होने लगा, यानी कि आर्य भाषा यानी आर्य समाज की जो विकास यात्रा है इस बुलेट में दर्शाया गया है कि सबसे पहले उन्होंने पंजाब में इंटर किए। पंजाब में इंटर करने के बाद वे धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ते गए, और इस प्रकार से उनकी जो वेद है, उपनिषद है, यानी कि उनकी जो भाषा है उन्होंने विस्तार करने लगे। ठीक है, अगला पॉइंट में आते हैं, पाणिनि और कात्यायन। पाणिनि और कात्यायन ये व्याकरणी कहा जाता है, यानी बहुत बड़े विद्वान कहे जाते हैं। व्याकरण को इन्होंने एक सुसज्जित रूप दिया है। तो इन्होंने जो संस्कृत भाषा के बिगड़ते रूप का नवीन संस्कार किया, किसके द्वारा? पाणिनि और कात्यायन के द्वारा। ठीक है, अगला बुलेट में आते हैं, उसे परिनिष्ठित किया, मतलब पाणिनि और कात्यायन ने जो बिगड़ते भाषा को एक परिनिष्ठित किया, उसको सम्मान पूर्वक दर्शाने का प्रयास किया, पंडितों के लिए मानक रूप प्रस्तुत किया। ठीक है, भाषा के संगीतात्मक थी, भाषा जो थी वो संगीतात्मक थी, यानी संगीत के माध्यम से जो है भाषा का बखान की जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ और एक बहुत महत्वपूर्ण बातें की गई है, उसको भी हम देखते हैं कि इसमें 3 लिंग और 3 वचन हैं। शायद आप जानते होंगे कि हमारी हिंदी भाषा के जो वर्तमान रूप है इसमें 2 लिंग और 2 वचन हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर लिंग की बात करें तो लिंग जो है वो 2 प्रकार की है, एक स्त्रीलिंग और दूसरी आपका पुरुष। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, और वचन की अगर बात करें, वचन जो है वो भी आपका 2 प्रकार के हैं, एक आपका एक वचन और दूसरा आपका बहुवचन। ठीक है, लेकिन प्राचीन रूप को अगर हम देखें, यानी संस्कृत की भाषा को अगर हम देखें, वहाँ लिंगों की संख्या आपकी 3 थी, वचन की संख्या भी आपका 3 थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा की जो है वो संस्कृत भाषा में आपका संस्कृत भाषा को ज़्यादा मायने दिया जाता था, इसलिए वहाँ तत्सम शब्द जो थे वो अधिक मात्रा में प्रयोग होते थे। जो आप यहाँ पर तत्सम शब्द देख पा रहे हैं, तत्सम शब्द जैसे पत्ते होते थे, हैं, पत्ता होता था, उसको पत्ता के रूप में नहीं, उसको पत्र के रूप में हम जानते थे, घर को गृह के रूप में जानते थे, यानी कि उसका पूरा संस्कृत रूप को ही हम वहाँ जानते थे। लेकिन आज हम अपना तद्भव रूप में प्रयोग करते हैं, उसको अपना जो समझने योग्य जो भाषा का रूप है उसको हम प्रयोग में लाते हैं, यानी तत्सम शब्द को हम प्रयोग नहीं करते हैं। अगला देख सकते हैं,
अपभ्रंश भाषा यानी आज जो हमारा वर्तमान रूप है, जो अपभ्रंश का जो वर्तमान रूप है यानी मध्यकालीन से लेकर अभी तक का, इसके रूप को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें देख सकते हैं कि पहला वाला दिया है आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का चरम विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, यानी कि मध्यकालीन, हम यहाँ पर जो चार्ट दिए गए थे, जो शाखा आपको बनाकर समझाने का प्रयास किया, उस चार्ट में ही दिया गया कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का चरम विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, यानी अपभ्रंश भाषा से ही हुआ है। उसके बाद आपका पंडितों की भाषा पर जनता की भाषा का विजय थी। ठीक है, जो हमारी संस्कृत भाषा थी वो पंडितों की थी, लेकिन बाद में जो अपभ्रंश में बदला वो जनता की भाषा में बदल गई और जनता के लिए समझने योग्य बनाई। ठीक है, अपभ्रंश के अन्य नाम देसी भाषा के रूप में, ग्रामीण भाषा के रूप में, अपभ्रंश के अवहट के रूप में, ये सारे नाम आपका अपभ्रंश का ही एक नाम है। यानी कि हम कह सकते हैं यह एक साहित्यिक भाषा न होकर एक बोलचाल की भाषा के रूप में हम प्रयोग में लाने लगे। अपभ्रंश में भाषा अधिक सरल हो गई, यानी कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अपनी बात समझा सकते थे इस भाषा के रूप को। ठीक है, तो यानी भाषा जो है वो सरल हो जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं अपभ्रंश में तद्भव शब्दों की संख्या बढ़ गई, यानी कि जो संस्कृत में जो हमारे तत्सम शब्दों की भाषा अधिक थी, इसमें आपका तद्भव शब्दों की भाषा जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं अपभ्रंश भाषाएं प्राकृत भाषाओं और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ियाँ हैं। ठीक है, इसे हमने चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा सा जो मैं कुछ बुलेट को, इंपॉर्टेंट बुलेट को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट बुलेट यहाँ पर देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, ये कुछ प्राचीन ग्रंथ है जो पाली, प्राकृत या संस्कृत भाषा के ही उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, या फिर आप अवहट के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम अवहट के रूप में ही देख सकते हैं। जैसे आपका संदेश राशक हो गया, प्राकृत पेगलम हो गया, उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो गया, ये सारे जो है आपका आधुनिक काल के जो अपभ्रंश का जो समय काल था, उसी में आपका इसका इस भाषा में प्रयोग होने लग गया था। और इसके प्रमुख जो कवि लेखक थे, ज्योतिश्वर थे, विद्यापति थे, वंशीधर थे, ये इनके प्रमुख लेखक और कवि के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, और मैं इतना ही आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में आपको इस भाषा के बारे में समझ में आ गया होगा। मैं इसका PDF आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।